हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों को केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 3 पढ़ना है। हिंदी मीडियम का यह लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आज के लेक्चर का टॉपिक है दर का नियम, रेट लॉ। और एक और टॉपिक यहाँ पे साथ में मैं पढ़ाऊंगा, वो है अभिक्रिया की आणविकता। सबसे पहले हम लोग जानेंगे रेट लॉ यानी कि वेग का नियम या दर का नियम क्या है। तो आइए जानते हैं दर का नियम क्या है। ये कहता है किसी भी अभिक्रिया का दर उसके अभिकारक के सांद्रण के गुणनफल के सीधा समानुपाती होता है। तो ये तो सुनने के बाद आप लोगों को याद आ गया होगा कि अरे सर तो जानते हैं हम लोग, बहुत आसान है और पहले भी आप लोग पढ़े हुए हो। किसी अभिक्रिया का दर, किसी भी अभिक्रिया लो और उसके अभिकारक के सांद्रण के गुणनफल के सीधा समानुपाती होता है वो दर। आइए ये समझने के लिए हम लोग एक रिएक्शन लेना होगा। माना कि एक अभिक्रिया, क्या है अभिक्रिया, आइए देखते हैं यहां पे अभिक्रिया क्या है। XA प्लस YB और यहां बनाता है MC प्लस ND। तो मैंने एक अभिक्रिया लिया जिसमें ये अभिकारक है और ये प्रतिफल है। तो अभिकारक में X और Y क्या है, जहां X तथा Y जो है ये अभिकारक की मोलों की संख्या है, अभिकारक की मोलों की संख्या है। और वहीं पे M तथा N के बात करूं तो ये प्रतिफल की मोलों की संख्या है। तो ये तो क्लियर कर लिया आप लोग, कौन अभिकारक की मोलों की संख्या है, कौन प्रतिफल की मोलों की संख्या है। अब हमारा दर का नियम क्या कहता है, तो दर का नियम ये कहता है, बहुत साधारण सी बात यहां पे लेकर आता है दर का नियम। सिंपल सी बात कहता है कि इस अभिक्रिया का रेट को R लिखे, सीधा समानुपाती कह रहा है किसके, आपका जो अभिकारक है ना है। तो इस अभिकारक के सांद्रण, कौन कौन इसमें अभिकारक में भाग लिए हैं, A और B है ना, तो सबस्ट्रेट है, मतलब कि इसका जो सबस्टांस है, पदार्थ है A और B। तो इनके सांद्रण लीजिए, सांद्रण A, सांद्रण B। सांद्रण जब भी कभी लिखते हैं तो उसके मोलों की संख्या को उसके पावर में बिठाते हैं। तो A का पावर X हो जाएगा और B का पावर Y हो जाएगा। आगे बात समझ में। तो अब इसको आगे बढ़ाओगे तो R इज इक्वल टू, इस चिन्ह को तोड़ोगे ना ये, तो यहाँ पे R इज इक्वल टू K, कोई ना कोई कांस्टेंट तो लगाना है तुम्हें, तो K लगाते हैं हम। और अब आ गया A टू द पावर X, B टू द पावर Y। और इस प्रकार हमारे दर के नियम का व्यंजक प्राप्त हुआ। यह है दर के नियम का व्यंजक, है ना, दर के नियम का व्यंजक। ठीक है, ये व्यंजक प्राप्त हुआ। इसमें जहां K क्या है, सबको पता है K क्या है, K यहां पे दर स्थिरांक है। क्या है, दर स्थिरांक, या इसको वेग स्थिरांक भी कहते हैं। क्लियर हुआ, दर स्थिरांक या वेग स्थिरांक। अब किसी अभिक्रिया के लिए आपको मैं लिखने के लिए दूं तो कैसे लिखेंगे, मान लो मैं देता हूं 2a प्लस 3b और यहां देता हूं 4d।
तो आप इस रिएक्शन को दर के नियम में एक्सप्रेस करना, मतलब दर का व्यंजक लिखना है इसके लिए। तो दर के नियम से क्या लिखेंगे, दर के नियम से क्या होगा, नियम से R इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर 2 और कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर 3। तो ये दर के नियम से A के पावर 2 B के पावर 3 जो मोलों की संख्या है उसके पावर में लगा देते हैं, और इस प्रकार से दर के नियम का व्यंजक हमें प्राप्त हो जाता है किसी भी अभिक्रिया का। तो ये जो है दर का नियम, ये सिंपल सी बात है, इसको बस याद रखना है। आपके बिहार बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड की किसी भी एग्जाम में ये थ्योरी में पूछा जाता है कि दर के नियम क्या है ना। वेग का नियम पूछिए या दर का नियम क्या है, फिर लिखता है कि वेग के नियम को परिभाषित करें, वेग के नियम को लिखें। ठीक है, बहुत सारी चीजें इसमें क्वेश्चन आते हैं। तो बस 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, ये और लिखना होता है, और हमें किसी रिएक्शन को देकर उसको एक्सप्रेस कर देना होता है, उसके व्यंजक को लिख देना होता है, बस इतना ही करना होता है। चलिए ठीक है, अब मैंने इसको क्यों पढ़ाया, इसको इसलिए पढ़ाया गया क्योंकि आगे का टॉपिक एक है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट लेक्चर मेरा जो आएगा वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, मतलब कि अभिक्रिया की कोटि। मैं बता दूं कि अभिक्रिया की कोटि केमिकल काइनेटिक्स का मूल पार्ट है, सबसे बड़ा पार्ट, सबसे मूल पार्ट, जिसपे पूरी काइनेटिक्स चैप्टर डिपेंड है ना। ये आपका रासायनिक बलगतिकी जो है टोटली उसी पर डिपेंड है। तो इसलिए उस टॉपिक का महत्व ज्यादा बढ़ जाता है, और वो टॉपिक डिपेंड करता है वेग के नियम पर, मतलब इसके बिना वो टॉपिक नहीं पढ़ेंगे। चलिए तब तक बीच में एक टॉपिक और हम लोग पढ़ेंगे, इन दोनों के बीच में एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है अभिक्रिया की आणविकता। तो आइए अभिक्रिया की आणविकता की तरफ पढ़ते हैं। कभी भी बोर्ड पे लिखा जाए तो आप लोग भी साथ में लिखो, कॉपी कलम निकाल लो, मैं बार बार कहता हूं, है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आज का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अभिक्रिया की आणविकता। अभिक्रिया की आणविकता बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, हर टॉपिक इंपॉर्टेंट ही होता है। शुरू करते हैं इनका भी डिफिनेशन से, तभी समझ में आएगा। वैसे मैं सीधे तौर पे बता दें, किसी भी मतलब कोई भी रिएक्शन लेते हैं, उसके जो भाग लेने वाले अणुओं की संख्या है उसी को आणविकता कहते हैं। अच्छा, मैं एक रिएक्शन लेता हूँ 2A प्लस 3B लिया था ना, तो 2A प्लस यहाँ पे ऐसे लेते हैं, A प्लस B मिलकर मान लो कि 2C बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आणविकता अगर काउंट करोगे ना तो 1 और 1 कितना हो गया, 2। मतलब कि जो भी किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या है, भाग लेने वाले कौन से समस्थान से, ए और बी, ए के अणु 1 मान लीजिए, बी के अणु 1, मोलों की संख्या भी कह सकते हैं। तो मोलों की संख्या मतलब दैट मींस अणुओं की संख्या, अणु है तो अणुओं की संख्या, परमाणु है तो परमाणु की संख्या। यहाँ पे अक्सर हम लोग अणु लेते हैं तो अणुओं की संख्या काउंट करेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, 1 और 1 2, तो इसकी आणविकता 2 हो गई। अगर 2 और 1 तो 3, तो आणविकता 3 हो जाएगी। इस तरह से ये आणविकता होती है। आणविकता कुछ नहीं है, किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो अणु हैं, अणुओं के मोलों की संख्या को आणविकता कहते हैं, या अणुओं की संख्या को आणविकता कहते हैं। आइए अब इसको डिफिनेशन में थोड़ा ढंग से जानते हैं। किसी सरल अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं, भाग लेने वाले अभिकर्मकों, भाग लेने वाले अभिकर्मकों के कुल अणुओं की संख्या, कुल अणुओं की संख्या जो एक साथ टक्कर करते हैं, लिखते हैं एक साथ टक्कर
करते हैं, भाग लेते हैं भी लिख सकते थे, एक साथ टक्कर करते हैं, अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। ये बात इसमें जानना है। बहुत तो मैंने साधारण रूप में पहले समझा ही दिया आप लोगों को क्या है आणविकता, लेकिन अब डिफिनेशन को थोड़ा और डिटेल समझेंगे। यहां पे डिफिनेशन को बनाया गया, देखिए यहां पे लगाया गया सरल अभिक्रिया, यानी कि ये डिफिनेशन कह रहा है कभी भी आणविकता कॉम्प्लेक्स यानी जटिल अभिक्रिया में नहीं निकलेगा। इसको निकालना होगा तो किस में ले जाना होगा, सरल अभिक्रिया में ले जाना होगा, और सरल अभिक्रिया में ही हम कैलकुलेट करेंगे कि आणविकता क्या होगी। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है, इसको और क्लियर किया गया यहाँ पे कि जो अणु इस अभिकर्मक जो है उसमें भाग लेंगे अभिक्रिया में, वो अभिकर्मकों का कुल अणुओं की संख्या लेना है, लेकिन वो कुल अणु कौन से होंगे, जो एक साथ टक्कर करते हैं। ये बात समझना। जैसे मैं मान लो कि मैंने यहां पे ए और बी, ए और A2 प्लस B2 मिलाकर ए बी बनाते हैं। ये मैंने एक रिएक्शन लिया है, A2 प्लस B2 और ए बी बनाते हैं। तो इस बात को समझिए कि क्या इसकी संभावना कितनी है, प्रोबेबिलिटी कि ए और ए आपस में टक्कर करेंगे तो ए भी बनाएगा। कितनी संभावना इसकी है, कितना ये संभावना व्यक्त करता है। तो मैं ये बताऊं कि हो सकता है कि कुछ ऐसे टक्कर हैं जिससे ए बी का निर्माण होता हो, और कुछ ऐसे टक्कर हैं जिससे ए बी का निर्माण नहीं होता है। इससे ए बी का निर्माण होता है, इससे नहीं होता है। तो जिस टक्कर से, जिस कोलिजन से, जिस टक्कर से ए बी का निर्माण होता है, तो वही टक्कर एक साथ टक्कर करते हैं। जो एक साथ टक्कर नहीं करते हैं तो उसमें ये भी तो हो सकता है कि ये यहां पे मान लो कि बी बी लिए हैं, ये बी और बी लिए हैं, और ए लिए हैं, तो इनके टक्कर में ऐसा भी तो आ सकता है कि ये ए से टक्कर करते हो, ए टक्कर करता आपस में, फिर बी टक्कर करता आपस में। तो ये सभी टक्करों से कभी भी प्रोडक्ट आपका नहीं बनेगा। प्रोडक्ट तभी बनेगा जब दोनों ही अणुओं का एक साथ टक्कर होगा। दूसरे आपको मतलब एग्जांपल देकर मैं समझाऊं ये क्या है, ये टक्कर क्या है। मान लो कि तुम और तुम्हारे फ्रेंड हैं। अब पहले तुम पे आते हैं। तुम अगर किसी स्टेशन पे ट्रेन पकड़ने के लिए जाते हो और एक टाइम फिक्स करते हो कि 8:10 पर वो ट्रेन हमको पकड़ना है, और वहां पे हमको स्टेशन पे 8:10 तक पहुंच जाने हैं, तो तुम अकेले हो, इस बात को निश्चित कर ले तो पहुंच जाओगे। इसकी संभावना 100% है कि तुम अकेले हो और तुमको सिर्फ पहुंचना है, अकेले पहुंचना है तो पहुंच जाओगे। अब इसकी संभावना और कम होती है तब जब तुम अपने फ्रेंड को भी कहते हो कि ठीक है, दोनों लोग प्लानिंग करते हैं कि नहीं हम लोग भी एक साथ वहां पहुंचेंगे और चलते हैं ट्रेन से। जब दो स्टूडेंट्स होंगे, दो तुम्हारे फ्रेंड्स होंगे, तुम और एक और फ्रेंड्स तुम्हारे, तो दोनों लोग जब पहुंचने की कोशिश करेंगे, उनमें से एक पहले पहुंचेगा, एक बाद में पहुंचेगा। निश्चित तौर पे ऐसा होगा। जब ऐसा होगा तो इसकी संभावना, टक्कर की संभावना कम हो गई। कितनी संभावनाएं हैं कि दोनों जो तुम और तुम्हारे फ्रेंड एक साथ उस स्टेशन पर एक बार में पहुंच सके? इसकी संभावना बहुत ही कम है, और ये संभावना और धीरे धीरे कम होती चली जाती है। तब की संख्या तुम्हारे फ्रेंड की बढ़ती चली जाएगी। यानी कि तुम 2 से 3 हो जाओ, संभावना और कम होगी, 3 से 4 हो जाओ, संभावना और कम होगी, 4 से 5 हो जाओ, संभावना और कम होगी। तो यहाँ पे एक बात समझने की जरूरत है कि अभिक्रिया की कोटि उसी को लेता है जो एक साथ एक ही समय पर वहां पहुंचता है या टक्कर करता है, तभी जाकर यह अभिक्रिया की कोटि मान्य होती है। समझ में आया कुछ बात? इसलिए सरल अभिक्रिया लिया गया। कभी भी जटिल अभिक्रिया में आणविकता नहीं ली जाती है। तो यहाँ पे एक बात निकल के आती है कि कभी भी आणविकता 3 से ज्यादा नहीं होती है। इस बात को आप लोग पहले समझ लीजिए। आणविकता कभी भी 3 से अधिक नहीं होगी। यानी कि यहाँ पे नोट में आप लोग इस बात को डाल लीजिए
कि आणविकता, 2 पॉइंट्स में नोट में यहां डलवाऊंगा। पहला पॉइंट्स लिख लीजिए कि आणविकता कभी भी सरल अभिक्रिया में होती है, जो स्लो स्टेप रिएक्शन होते हैं, है ना। आणविकता की गणना मंद सरल अभिक्रिया की मंद पदों में की जाती है, मंद पदों में की जाती है। आणविकता की गणना सरल अभिक्रिया की मंद पदों में की जाती है, जो स्लो स्टेप रिएक्शन होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। सेकंड मैं आपको यहां बता रहा हूं कि आणविकता 3 से अधिक नहीं होती है। ये बात यहां पे एकदम आपको गांठ बांध लेना होगा कि आणविकता कभी भी 3 से अधिक नहीं होती है। क्योंकि आणविकता को हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में नहीं निकालेंगे, हमेशा इसको सरल अभिक्रिया सिंगल स्टेप रिएक्शन में निकालते हैं। सिंगल स्टेप रिएक्शन में यानी कि एक पद में वो अभिक्रिया होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, सिर्फ एक पद में अभिक्रिया होगी तभी आणविकता निकलेगी। अब कुछ आपको मैं दिखाता हूं इसका एग्जाम्पल। अगर मान लो कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं, PCl5 को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, PCl3 प्लस Cl2, मालूम है सबको। अब यहाँ पे जो है बताइए इसकी आणविकता कितनी होगी। क्योंकि इस PCl5 के अणुओं की संख्या कितना है, 1 है, तो 1 है तो आणविकता क्या लिखोगे यहाँ पे आप आणविकता लिखोगे बराबर 1 को हम लोग कौन सा नाम देते हैं, इंग्लिश में इसको यूनिमोलिकुलर रिएक्शन कहते हैं, हिंदी में इसको नाम रखते हैं हम लोग एक आणविक अभिक्रिया। आणविकता इसका 1 हो गया और एक आणविक अभिक्रिया कहलाएगा, राइट। इसी प्रकार अगर मान लो कि हम ये एक आणविक में और लेते हैं, एक आता है बहुत इंपॉर्टेंट है, H2O2 को अगर हम लोग तोड़ते हैं, H2O2 को तोड़ते हैं तो ये बनता है H2O प्लस O2। बैलेंस करने के लिए इसे हम लोग 2 और 2 लगाते हैं, यहाँ पे बैलेंस हो जाता है। लेकिन इस दशा में आपको यहाँ पे 2 दिखेगा तो आपको लगेगा कि आणविकता 2 है, एक्चुअली ये 2 नहीं होता है। इसको सिंगल स्टेप रिएक्शन में अगर आप तोड़ोगे H2O2 को तो ये H2O प्लस हाफ O2 में टूट जाएगा। और यही कारण है कि इसकी आणविकता हम लोग क्या लेंगे, इसकी आणविकता हम लोग 1 लेंगे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये रिएक्शन बहुत ही VVI है, हमेशा ये पूछा जाता है, H2O2 में 2 मोल लगाकर पूछा जाता है कि आणविकता क्या होगी। चलिए और थोड़ा सा एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं, इधर का मिटा देते हैं। तो एक और एग्जाम्पल मैं दिखाऊंगा आणविकता में ही, प्रथम ऑर्डर में ही। N2O को अगर हम लोग तोड़ते हैं तो ये N2 प्लस O2 में टूटेगा। इसको भी 2 मोल लेकर बैलेंस करना होता है, लेकिन इसको अगर आप 1 मोल में लिखोगे तो ऐसे लिखोगे N2 प्लस O2 और यहाँ हाफ O2, ठीक है। तो इसकी भी आणविकता क्या होगी, इसकी भी आणविकता 1 हो जाएगी। इसी प्रकार हम लोग अगर एक और लिखते हैं NH4NO2 को तोड़ते हैं तो N2 प्लस H2O में टूटता है। बैलेंस करेंगे N2, ठीक है, 2 मोल ले लेंगे, बैलेंस हो गया। यहाँ भी आणविकता कितनी होगी, 1 होगी, दिखाया जाएगा अपनों से। अब हम लोग बढ़ेंगे 2 ऑर्डर की तरफ, यानी कि 2 आणविकता की तरफ। तो इसका हो जाएगा H2 प्लस I2 2HI। इसमें अगर आप आणविकता निकालोगे तो क्या आएगा, ध्यान देना। इसके अणुओं की संख्या 1 और इसके अणुओं की संख्या 1, दोनों मिलकर 1 + 1 बराबर 2। इसको कहते हैं हम लोग बाइमोलिकुलर रिएक्शन, हिंदी में कहते हैं यहाँ पे
द्विआण्विक अभिक्रिया। ठीक है, चलिए त्रिआण्विक की तरफ बढ़ते हैं। NO को अगर O2 से रिएक्शन कराओगे तो ये बनाएगा NO2 और बैलेंस करोगे तो 2 मोल यहाँ पे लेंगे, इसको हम लोग लेंगे 2 मोल, तो ये भी आप ले लो 2 मोल, बैलेंस्ड है। इस प्रकार इसकी आणविकता की बात करें अगर हम, इसकी आणविकता बराबर 2 + 1 बराबर 3, यानी कि त्रिआण्विक अभिक्रिया है। तो इस प्रकार आणविकता आपको समझ में आ गया होगा, क्या है आणविकता और क्या है दर का नियम। 2 टॉपिक मुझे इस लेक्चर में बताना था, क्योंकि इसके बाद का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, हर वो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, है ना। तो उसको आप लोग कृपया देखिए और ये टोटल आप लोग उतार लीजिएगा, समझ लीजिएगा क्या है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और मैं ये कहूँगा कभी भी किताब से पढ़ो, मैं आप लोगों को मैसेज देता रहता हूँ कि बुक लेकर पढ़ो। मैं जो टॉपिक पढ़ा दिया फिर इसको बुक से पढ़ो तो ज़्यादा समझ में आएगा, फिर नोट्स तैयार करो। ठीक है, इन सब चीज़ों को कीजिए और क्वेश्चन प्रॉब्लम आता है तो कृपया आप लोग व्हाट्सएप करें कि प्रॉब्लम मैं आपका सॉल्व कर सकूँ। ओके, दैट्स ऑल।